बच्चों एक बार फिर से आपके सामने मैं आ गया हूँ कुछ नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नए कंसेप्ट के साथ। जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था उसको आगे और बढ़ाते हैं और मूल कंसेप्ट स्टीशियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को आपको ईज बनाते हैं। देखिए, पिछला जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने मोलैरिटी को कवर किया था, मोलैलिटी को किया था, मोल फ्रैक्शन को किया था, उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स कराई थी। आज मैं इस वीडियो में नॉर्मलिटी को टच करना जा रहा हूँ। नॉर्मलिटी को टच करने से पहले मैं नॉर्मलिटी के बारे में बताऊंगा, फिर मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में एक रिलेशन, एक कंपैरिजन डेवलप करेंगे और मोलैरिटी से प्रॉब्लम कब सॉल्व करेंगे, नॉर्मलिटी से प्रॉब्लम कब सॉल्व करेंगे, मोलैरिटी की प्रॉब्लम का एपिसेंटर क्या होता है, नॉर्मलिटी प्रॉब्लम का एपिसेंटर क्या होता है, एक्सिस क्या है, वो भी आपको क्लियर कराएंगे। जब ये दोनों की क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ईज हो जाएगा। जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जो बहुत दिखने में कॉम्प्लेक्स है, चुटकियों में होने लगेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पहले मैं आपको नॉर्मलिटी के बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे स्टेप्स लेते हैं। आगे स्टेप्स में बताएंगे कि कैसे मोलैरिटी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कैसे नॉर्मलिटी से होगी, कब मोलैरिटी को यूज़ करना, कब नॉर्मलिटी को यूज़ करना, कहीं पे मोलैरिटी आसान होता है, कहीं पे नॉर्मलिटी का सॉल्व करना प्रॉब्लम आसान होता है। ये सब चीज़ें हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में। पहले मैं नॉर्मलिटी के बारे में बताता हूँ। नॉर्मलिटी होती क्या? नॉर्मलिटी इसको कैपिटल एन से लिखते हैं। बेसिकली इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस पे ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे हमें बहुत कुछ आपको सिखाना है। आप बस तैयार रहिए सीखने के लिए, मैं सिखाने के लिए तैयार। जो मेरे ब्रेन में इंफॉर्मेशन है वो सारी ट्रांसफ़र करना है आपके ब्रेन के अंदर, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बहुत आसान है। देखिए, नॉर्मलिटी को हम लिखने जा रहे हैं नॉर्मलिटी which is expressed or represented by capital N. It is number of gram equivalent upon volume of solution in liters. Always keep in mind. इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मलिटी को, नॉर्मलिटी can also be written as ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी हम लिख सकते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन लीटर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है क्या। बहुत सीरियस इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, जो ना तो आपने कहीं किताबों में पढ़ा होगा और ना ही आपको कोई बताएगा। यूनिक इंफॉर्मेशन। जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड। बच्चों, अगर वॉल्यूम हमारे पास मिलीलीटर में है तो हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मलिटी कैपिटल N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of substance or solute upon volume of solution in ml into 1000 number of equivalent of substance। यहां पे भी लिख लेते हैं सब्सटेंस बोले तो सल्यूट। क्लियर? अच्छा, जैसे हम लोग मोलैरिटी की बात करते थे तो वहां हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। कैसे निकालते थे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ऐसे हम यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे।
कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम को इधर लाएंगे और एक नई चीज आपको मैं सिखा रहा हूं, क्या? नॉर्मेलिटी n इज इक्वल्स टू NEQ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स, राइट? तो बेटा देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स NEQ will be equals to normality into volume, but volume should be in liters. It is an information. बेटा अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ml में दे रखा है, देन इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट. क्लियर डिस्टिंक्शन? अब देखो बच्चों, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मिली इक्विवेलेंट है क्या चीज़ या इक्विवेलेंट है क्या चीज़. अब मैं आपको इक्विवेलेंट के बारे में बताने जा रहा हूं और फिर मैं उसको मोल से रिलेट करूंगा कि मोल्स और इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन है, हाउ दे आर डिफरेंट. ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. लुक एट बोर्ड. मैंने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा, नॉर्मेलिटी n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. ये शॉर्ट फॉर्म हो गई. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज NEQ. बहुत यूज होगा आगे न्यूमेरिकल्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, सब जगह इसका यूज हो. इसलिए आप ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आए इसको बार बार रिवाइंड करिए, रिवाइक करिए और देखिए, 100% आपको क्लिक करेगा. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस. इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस. क्लियर? अब मेरे माइंड में मास ऑफ सब्सटेंस तो मुझे पता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में करते आए, पता लग जाएगा. अब इक्विवेलेंट मास के बारे में मुझे नहीं पता. इक्विवेलेंट मास के बारे में मैं आपको बताता हूं. इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय n फैक्टर. किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास पता है, उसको n फैक्टर से डिवाइड करते हैं. अब देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अभी तक नहीं मुझे समझ में आया. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैंने समझने की कोशिश की तो मास समझ में आया, इक्विवेलेंट मास नहीं आया. इक्विवेलेंट मास समझने की कोशिश की तो मोलर मास पता है, n फैक्टर. मतलब हर स्टेप पे कोई ना कोई क्लू आ जाता है. यहाँ पे क्लू क्या आया? n फैक्टर. अब मैं आपको n फैक्टर के बारे में बताना चाह रहा हूँ. बिफोर टेलिंग यू समथिंग अबाउट n फैक्टर, एक बार आप इसको देखिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ, बिकॉज ये एक बड़ा सब्जेक्ट है. इसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए और आपको पेशेंस चाहिए. मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए. आपको क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए. द मोमेंट चीज़ें मैं आपको सिंक्रोनाइज कर पाया, आपके ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर होगी. इंफॉर्मेशन कैसी होगी बच्चे? क्रिस्टल क्लियर, 100% समझ में आएगा. और एक काम करना मत भूलना, अगर आपका कंसेप्ट रॉक सॉलिड हो जाए, शेयर कर देना, फॉरवर्ड कर देना, अपने फ्रेंड को ज़रूर बताना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं ला पाते हैं. अब आप आते हैं, हम लोग बैक करते हैं, बोर्ड की तरफ आते हैं. मैं आपको बताने जा रहा हूं n फैक्टर के बारे में. n फैक्टर के बारे में आप समझिए, उसके बाद हम लोग फिर से बैक करेंगे नॉर्मेलिटी. n फैक्टर को हम लोग चार्ज फैक्टर भी कहते हैं. n फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज फैक्टर भी कहते हैं या चार्ज फैक्टर. राइट? n फैक्टर और चार्ज फैक्टर.
अब देखिए बच्चों, एन फैक्टर होता क्या, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसको ब्लू कलर से लिखता हूं। जब तक चीज अच्छी ना लगे मन को नहीं भाती, और मन को जब तक नहीं भाएगी तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए कलर चेंज करते हैं, समथिंग अट्रैक्टिव। एन फैक्टर, देखिए कितने ब्राइटनेस आई ना। एन फैक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो एन फैक्टर अभी हमारे पास केमिस्ट्री में तीन ही तरीके, केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। या केमिस्ट्री का अगर हम कंपाउंड्स का सब डिवीजन करते हैं तो कंपाउंड का नेचर जो होता है एसिडिक हो सकता है। पूरी केमिस्ट्री में मैंने इस पर पूरी एक एनालिसिस कर रखी है, एसिडिक हो सकता है या कंपाउंड्स में भी बेस या सॉल्ट, तीन ही तरीके के कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री में, एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट। अब देखो, अगर एसिड की बात करते हैं तो एन फैक्टर अलग निकालने का तरीका, बेस का अलग है, सॉल्ट का अलग है। स्टार्टिंग फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट का अगर हम एन फैक्टर निकालते हैं तो इसका मतलब होता है टोटल चार्ज ऑन कैटायन। एन फैक्टर इज व्हाट, टोटल चार्ज ऑन कैटायन। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहां पे NaCl लेता हूं, NaCl में कैटायन हमारे पास Na+ है। इस कंपाउंड के अंदर कितने कैटायन है? 1। Na कितना है? 1, और उसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1 × 1, दैट इज 1। 1 × 1 दैट इज 1। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था? इक्विवेलेंट मास, यहां पे लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट मास। मैं साथ में आपको सिखाता भी चलूंगा। इक्विवेलेंट मास, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये फॉर्मूला याद रखिए, ये दूसरा रामबाण फॉर्मूला है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, आप निकालिए। कैसे निकालोगे? मोलर मास ऑफ NaCl, सोडियम का मोलर मास, एटॉमिक मास कितना? 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जब सम करेंगे तो कितना होगा? 58.5। 58.5। एन फैक्टर कितना आया यहां पर? 1। देयरफॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl 58.5। एनी कंफ्यूजन? नहीं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, Na2SO4। क्या लिया? Na2SO4। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कैटायंस देखते हैं कितना Na+ है, और कितने Na+ हैं? 2। तो बेटा एन फैक्टर कितना हो गया? 2 × 1 दैट इज 2। दिख रहा है? अच्छा देखिए, अब इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2SO4, Na2SO4 मोलर मास। अब मोलर मास निकालते हैं। Na का मोलर मास कितना है? 23। कितने Na हैं? 2। 23 × 2 46। सल्फर 1 32, 46 32 कितना हो गया? 78। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 64। तो टोटल सम करेंगे 142। एन फैक्टर इसका कितना है बेटा? 2। इक्विवेलेंट मास कितना आया? 71। कोई मुश्किल आ रही? नहीं ना। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। इक्विवेलेंट मास अब हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी, Ca3PO4 होल ट्वाइस। इसमें कैटायन क्या है? कैटायन क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए। कैटायन है कैल्शियम। क्या है बेटा? बोलो। कैल्शियम। और यहां पे कैटायन कितने हैं? 3। तो एन फैक्टर हो गया 3 × 2 दैट इज 6। समझा? अब इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब देखिए, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40U, एटॉमिक मास फास्फोरस का 31U, ऑक्सीजन का 16U,
तो एटॉमिक मोलर मास ऑफ CA3PO4 होल ट्वाइस विल बी इक्वल्स टू, यहां पे निकालते हैं 3 इंटू 40 प्लस 2, फिर इसके अंदर 31, 4 इंटू 16, 4 इंटू 16, ये हो गया बेटा 120 प्लस 2 इंटू 31 प्लस 64, दैट इज 120 प्लस 2 इंटू, ये कितना हो गया 595, 120 प्लस 190 दैट इज 310। मोलर मास कितना आया 380। फिर से देखिए कैल्शियम 40, कितने 3 एटम्स। अब देखो PO4 होल ट्वाइस, तो 2 मैंने पहले लिख लिया, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन 4 है तो 4 16 64 आई एम सॉरी, एंड 31 कितना हो गया 95, 95 इंटू 2 190, 190 120 310। नाउ अगर मुझे इक्विवेलेंट मास इसका निकालना है तो मुझे पहले स्पेस वैकेट करना है और उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ CA3PO4 whole twice, that is molar mass 310 divided by how much, n factor कितना आया बेटा, n factor is 6, कितना आ गया 50, कितना है 51.66, 51.66, this is equivalent mass. क्लियर, कंफ्यूजन। अब मैं आपको 2 स्पीशीज के इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए 2-3 स्पीशीज के दे रहा हूं। अब आपकी स्क्रीन पे 2-3 स्पीशीज हैं, इनके कैलकुलेट करिए। अब चलिए, जो मैंने प्रॉब्लम आपको दी है इक्विवेलेंट मास निकालने की, अब उनको एक बार चेक करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको दिया है BA3PO4 होल ट्वाइस। अब आपको n फैक्टर इसका निकालना, n फैक्टर बच्चों क्या निकालना, n फैक्टर यहाँ पे कैटायन कितना है बेटा, कैटायन Ba है और Ba कितना 3 ऑफ Ba2 प्लस, तो n फैक्टर कितना हो गया 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ BA3PO4 whole twice, BA3PO4 whole twice, that will be molar mass upon of molar mass of, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, n फैक्टर कितना आया 6, कैसे आया 3 इंटू 2 विच इज 6। अब देखिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ BA3PO4 होल ट्वाइस, molar mass divided by 6, molar mass of what, BA3PO4, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहां लिख दिया BA3PO4, molar mass of BA3PO4। now I'm coming equivalent mass of Al2SO4 होल थ्राइस। अच्छा, इक्विवेलेंट मास निकालने से पहले इसका n फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। n फैक्टर की बात करें, n फैक्टर
ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पे कैटायन मेरा बच्चों क्या है? कैटायन है Al, और Al पे कितना चार्ज होता है? 3+, और कितने Al हैं? हाउ मेनी Als आर देयर? Al2SO4 होल थ्राइस कॉन्टेंट 2Al। तो n फैक्टर कितना हो गया? 2 × 3 विच इज 6। इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मोलर मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस divided by n factor, that is molar mass of Al2SO4 होल थ्राइस अपॉन n फैक्टर। देखो ये मोलर मास तो आप कैलकुलेट कर देंगे, और हम आपको मैं सीधे सीधे फॉर्मूला बता देता हूँ। n फैक्टर इज 6। तो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू। ओके, एनी कंफ्यूजन? अब एक मैंने जो तीसरा सॉल्ट दिया है उस पे हमें आपको एक नया तरीका सिखाना। पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग उस पे आते हैं, फिर हम लोग बेस पर और एसिड पर आएंगे। नोटेड? चलिए मैं इसको रिमूव करता हूं। द लास्ट प्रॉब्लम, उसमें इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब देखिए इसे मोहर, इसको बोलते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये सॉल्ट है, दिस इज व्हाट? सॉल्ट। और इसको पोटास एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटास एलम। जो फिटकरी नहीं देखते हैं आप, जो कई बार शेविंग के बाद भी लगा ले देते हैं एज ए एंटीसेप्टिक, तो पोटास एलम बोलते हैं। अब इसमें देखो एक तो ये सॉल्ट है, दूसरा ये सॉल्ट है, तो इसका n फैक्टर कैसे निकालेंगे? फिर वही यहाँ पर क्या है हमारा कैटायन? K+, और कितने हैं? 2। यहाँ पर क्या है कैटायन? Al3+, कितने हैं? 2। अब यहाँ पे 2 सॉल्ट हैं, तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन, दैट इज टोटल चार्ज ऑन कैटायन। टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना हो गया? यहाँ पे पोटेशियम 2 है, एक पे चार्ज 1, एल्यूमिनियम 2 है और एक पे चार्ज 3, दैट इज 2 + 6 8। तो n फैक्टर फॉर पोटासियम इज 8। n फैक्टर फॉर पोटासियम इज 8। तो अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ फिटकरी या पोटासियम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O will be molar mass upon n factor। n फैक्टर कितना है बेटा? 8। n फैक्टर कितना है? 8। एनी कंफ्यूजन? बोलिए कंफ्यूजन? आई एम श्योर नहीं होना चाहिए। क्लियर? इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटासियम, यहाँ पे जितने आपके पास कैटायन है, टोटल चार्ज, एक से अधिक सॉल्ट है तब भी हम टोटल चार्ज, क्यों मैं आपको बताता हूं। अगर हम इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, किसका? K2SO4 डॉट H2Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसको मैंने इसके अंदर डिसॉल्व किया। पानी तो, ये वाटर तो वाटर में ही चला जाएगा। अब यहाँ ये K है, ये ट्वाइस K+ आ जाएगा। Al है, ये ट्वाइस Al3+ की फॉर्म में आएगी, और सल्फेट एज इट इज आ जाएगा। राइट? देखा? अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस सोल्यूशन के अंदर कैटायन कितने हैं? कैटायंस टोटल कितने हैं?
दैट इज आई विल से सर इसके अंदर 2 पोटेशियम है प्लस 2 एल्यूमिनियम है। आई विल से कितना पॉजिटिव चार्ज है, यू विल से 2 into 1 प्लस 3 into 2 दैट इज 8। वो पॉजिटिव चार्ज या चार्ज फैक्टर, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, क्या लिखा था, चार्ज फैक्टर, 8 आ गया। इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज फैक्टर। बच्चों कम फास्ट टू द बेस, क्योंकि अभी तो मैंने सॉल्ट का कवर किया है, बेस का भी बताना है और एसिड का भी बताना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस n factor for base and then I will come to n factor of acid. n factor for base. बेस के लिए n फैक्टर मुझे निकालना है। ये कैसे निकाल, बेस n factor of base is, it is total number of OH ions furnishes by base in its aqueous solution। किसी भी बेस के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जितने OH माइनस आयंस आते हैं, द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस आर कॉल्ड n फैक्टर। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, NaOH लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाया बेटा, क्या बनाया, एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट इज देयर, Na प्लस OH माइनस, Na plus and OH minus. If I ask how many OH ions are there, only 1, तो n factor 1 हो गया। मैंने यहां पे इक्विवेलेंट मास लिखता हूं मैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH। What will be the equivalent mass? How will you calculate? Molecular mass बाय n फैक्टर। बेटा मोलर मास कैसे निकालेंगे, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 23 प्लस 16 39, 140 बाई 1 दैट इज 40 इक्विवेलेंट मास। अगर मैं आपसे कहता हूं CaOH होल ट्वाइस है, ये भी बेस है, इसका मैंने एक्वस सोल्यूशन बनाया, कैल्शियम कितने आए, 2 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, OH माइनस कितने हैं, 2। n फैक्टर बेटा कितना होगा, n फैक्टर नंबर ऑफ OH आयंस 2 into 1 दैट इज 2। नंबर ऑफ OH आयन कितने हो गए, 2। तो इक्विवेलेंट मास अगर हम निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास दैट इज मोलर मास, equivalent mass of CaOH whole twice, molar mass of CaOH whole twice divided by n factor। तो बेटा क्या हुआ, ऊपर लिखता हूं, equivalent mass of CaOH whole twice। कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 17 to the 34 और 40 74 डिवाइडेड बाय n फैक्टर। फिर से देखिए, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 16 और 1 कितना, 17, बाहर कितना है, आउट ऑफ द ब्रैकेट 2, 70 to the 34 प्लस 40 74 डिवाइडेड बाय 37। तो इक्विवेलेंट मास कितना आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास। अगर मैं आपसे कहता हूं AlOH होल थ्राइस का निकालिए, तो AlOH होल थ्राइस एक्वस मीडियम में क्या बनेगा,
Al3 plus 3OH minus. N factor will be 3. मॉलिक्यूलर मास को 3 से डिवाइड कर दो. अब मैं आ रहा हूं एसिड्स पे. N फैक्टर ऑफ एसिड्स. लोग एसिड से बताते हैं, मैंने सॉल्ट से बताया. पहले इजी टफ टफेस्ट. एसिड का थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए मैं अब एसिड्स का लेने जा रहा हूं. अगले 10 मिनट्स में मैं एसिड्स के इक्विवेलेंट मास के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड. बच्चों ये बहुत लंबा सब्जेक्ट टॉपिक है, इसके लिए मुझे एक और वीडियो बनाना है जो इसके ठीक बाद बनाऊंगा, तब आपको जाके क्लियर होगा. क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल इक्विवेलेंट मास ही कवर कर पाऊंगा. अगर मैंने जल्दी की तो आपको बाउंस कर जाएगा. ये सबसे टेक्निकल टॉपिक है और ये बहुत यूज़ होगा. अभी इस चैप्टर में हो रहा, आगे आने वाले सब्सिक्वेंट बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होगा. 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उस पर यूज़ करेंगे. 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ पे भी इसका थोड़ा सा फ्लेवर है. तो इसलिए हम लोगों को जल्दी नहीं करना, आराम से सीखना. जहाँ पे मुझे जल्दी की ज़रूरत थी, प्रीवियस वीडियोस मैंने फास्ट लिया. इस पे थोड़ा सा हमें पेशेंस रख के चलना, क्योंकि आपको आना चाहिए और आपको तभी आएगा जब मैं अच्छे से आपको सिखा पाऊँगा. देखो बेटा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स निकालने के लिए हमें एन फैक्टर निकालना. एन फैक्टर ऑफ एन एसिड इज नंबर ऑफ H plus ions furnishes by any acid in its aqueous solution. Aqueous solution. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? एन फैक्ट, सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालने से पहले मुझे एन फैक्टर निकालना. जैसे हमने सॉल्ट के केस में लिख किया कि एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास अगर हमें सॉल्ट का निकालना है, एन फैक्टर. एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट इज टोटल चार्ज प्रेजेंट इन एनी सॉल्ट. अगर एक से अधिक सॉल्ट है तो टोटल जितने भी कैटायंस हैं सबका सम कर लेंगे. इक्विवेलेंट मास निकालना अगर बेस, तो मुझे एन फैक्टर बेस के चाहिए. एन फैक्टर ऑफ बेस क्या होता है? नंबर ऑफ OH माइनस आयंस फर्निशेस बाय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी बेस. ऐसे ही नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन केस ऑफ एसिड, नंबर ऑफ H प्लस आयन फर्निशेस बाय एनी एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल लेने से पहले मुझे स्पेस की जरूरत है, इसलिए मैं जगह खाली कर रहा हूं. ओके बच्चों, लुक एट द बोर्ड. अगर मैं एक एसिड लेता हूं HCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं, ये H प्लस दे देगा, Cl माइनस देगा. एन फैक्टर यहां पर कैसे निकालेंगे? कितने H प्लस हैं? 1 into 1, that is 1. ओके. अगर मैं H2SO4 लेता हूं और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं, तो इसने कितने H प्लस दिए? 1, 2, SO4, 2 माइनस. अब देखो बेटा, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, that is molar mass 36.5 upon 2. I'm sorry, upon 1. That is 36.5. अगर मैं आपसे कहता हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 निकालना है, तो यहां पे n फैक्टर H2SO4 का निकालते हैं. n फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना आया? 2 into 1, that is 2. कितने हाइड्रोजन है? 2. ओके. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर मास, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 49. अभी मैं बताऊंगा 49 होता क्या है, 36.5 होता क्या. इक्विवेलेंट मास कहते क्यों? व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास, और मास और इक्विवेलेंट मास में अंतर क्या, ये सब सिखाऊंगा. जस्ट होल्ड इट. H3PO4 इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया
तो इसने कितने H प्लस दिए 3 PO4 3 माइनस। n फैक्टर इसका निकालते हैं, n फैक्टर इज 3। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट मास की बात करता हूं, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास 98, H3PO4 का मोलर मास 98 होता है। एज फास्फोरस इज 31, ऑक्सीजन इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4। 2-3 और एग्जांपल्स लेता हूं बच्चों। यहां पे थोड़ी सी डिस्पैरिटी आएगी जो मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं इक्विवेलेंट मास की बात कर रहा हूं H3PO3, अभी क्या था H3PO4, नाउ आई एम गोइंग टू टेक H3PO3। देखिएगा H3PO3, अगर इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया तो ट्वाइस H प्लस देता है। कितने H प्लस देगा? 2 H प्लस एंड HPO3 2 माइनस। n फैक्टर इज 2। यहां पे n फैक्टर कितना है? 3। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3। इसके पास 3 हाइड्रोजन है। ऑल 3 हाइड्रोजन इज सेपरेटेड एज ए एसिडिक हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर 3 हाइड्रोजन में से 2 ही दे रहा है। अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास 31, 48, 31 और 48 कितना हो गया? 79, 3, 82। 31 फास्फोरस, 16 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 48, 48, 31, 49 and 79, 82 by 2, 41। अच्छा बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। H3PO2 ले लिया, इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया, इसने एक ही H प्लस दिया। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये एक H प्लस क्यों देता है और 2 H प्लस क्यों दे रहा है और ये 3 H प्लस क्यों दे रहा है, या -1 या -2 या -3। ये ऑल 3 H प्लस दे रहा है, ये 1 H प्लस दे रहा है, 2 H प्लस दे रहा है, 1 नहीं दे रहा है, 1 H प्लस दे रहा है, 2 H नहीं दे रहा। क्यों 2 H नहीं दे रहा, ये जानना बहुत आवश्यक है। अब इसका n फैक्टर हो गया यहां पर 1। अब इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब मोलर मास, इक्विवेलेंट मास दैट इज 31, 32, 63 और 3 66। 31, 16 इंटू 2 32, 32 और 31 63 और 3 66 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 66। यहां पे कितना आया? इसका कितना आया? 841। और H3PO4 का कितना आया? H3PO4 का कितना आया था? 98/3, अराउंड 32 के आसपास, 32 33 के बीच में। बच्चों अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से नॉर्मेलिटी को बाइंड अप करता हूं बिकॉज वी हैव फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट। तो नॉर्मेलिटी को बाइंड अप करता हूं। नॉर्मेलिटी मैंने आपको बताया था, नॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, और कैपिटल N क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट GEQ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बेटर टू राइट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आर वॉल्यूम इन लीटर, आर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बच्चों नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं? मास ऑफ सब्सटेंस
डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ओके, अपॉन वॉल्यूम। अच्छा देखो बच्चों, अगर मुझे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml, तो यहां पर 1000 लगाएंगे। दिस इज नॉर्मेलिटी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा करा देता हूं जिससे नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट क्लियर। मैंने कहा 19.6 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in water and solution is made 400 ml. What is the normality of solution? What is the normality of solution? आपको निकालना है नॉर्मेलिटी सोल्यूशन। सिंपली सबसे पहले हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट H2SO4 निकालने के बाद हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालेंगे। बेटा कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 बेटा क्या था? इक्विवेलेंट मास, मोलर मास 19.6। इक्विवेलेंट मास यहां पे निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट मास of H2SO4 will be equals to 98 divided by n factor। n factor H2SO4 में कितना है? 2 है तो that is 49। कितना हो गया इक्विवेलेंट मास? 49। अब देखिए इक्विवेलेंट मास अगर मेरे पास 49 आया तो मोल यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। नंबर ऑफ 19.6 डिवाइडेड, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने मास ऑफ सब्सटेंस कितना लिया? 19.6। मास ऑफ सब्सटेंस कितना लिया? 19.6। तो 19.6 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इज 49। पॉइंट हटाया 10 आया। दिस इज 0.4। बच्चों नॉर्मेलिटी निकालना है तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 in this question, number of equivalent upon volume ml में है इसलिए 1000 लगाएंगे। 0.4 डिवाइडेड बाय 400 ml इंटू 1000। ये कैंसिल 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4/4। दैट इज 4/4। इसका मतलब हो गया 1। तो वी विल से दैट नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1। नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन दिस क्वेश्चन इज 1। और इसको लिखेंगे 1 नॉर्मल। क्या लिखेंगे? 1 नॉर्मल। बच्चों देखो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, n/10 इज डेसी नॉर्मल सोल्यूशन। इसका मतलब नॉर्मेलिटी इज 0.1 n। n/50 इज सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, एंड नॉर्मेलिटी इज 0.02। अगर n/100 की बात करेंगे, सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन, इट इज कॉल्ड टू बी सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन।
and normality is 0.01 n। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है नॉर्मलिटी समझाने को आपको और सिखाने को, और मैंने जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन नॉर्मलिटी से रिलेटेड पहले फेज में, माय वर्ड शुड बी क्लियर, अभी बहुत सारा चीज़ बाकी है, पहले फेज में वो मैंने आज आपको डिलीवर की। इस वीडियो को आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ उसमें नॉर्मलिटी को और डिटेल में बताऊँगा, मोलैरिटी से रिलेशन बताऊँगा, एक प्रॉब्लम को नॉर्मलिटी से कैसे करते हैं, मोलैरिटी से कैसे करते हैं, हाउ इज़ इफ़ वी आर डूइंग द प्रॉब्लम थ्रू द नॉर्मलिटी। ये वीडियो मिस नहीं करना है। अगर ये मैंने जो पढ़ाया ये वीडियो आपको अच्छा लगा या पीछे के जितने वीडियोस अच्छे लगे, एक ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो अलग अलग लेवल से पढ़ा रहे हैं, बट मैं अपने 20-22 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे बच्चे जो IIT में सिलेक्ट हुए या मेडिकल में सिलेक्ट हुए उनसे जो एक्सपीरियंस गेन किया वही आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये इज़ अ वेरी कंसाइज नॉलेज, परफेक्ट फॉर यू, एडिक्वेट फॉर यू। कैरी ऑन, लाइक किए, सब्सक्राइब किए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।